बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर फिज़िक्स 101 का लेक्चर 5। ठीक है, इसका टॉपिक है हमारे पास न्यूटन्स लॉज एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो होता है एक्विलिब्रियम। ठीक है, एक्विलिब्रियम की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। A system or a body is said to be in equilibrium if it remains at rest or moves with constant velocity। ठीक है, एक सिस्टम या कोई बॉडी जो है हम उसको एक्विलिब्रियम में कहेंगे कि अगर वो रेस्ट में रहे या वो मूव करे विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मींस कि उसमें एक्सेलरेशन कोई ना हो, उसकी वेलोसिटी ना चेंज हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव करे। ठीक है, यहाँ पे हमने वर्ड इस्तेमाल किया है सिस्टम का। ठीक है, सिस्टम क्या होता है कि ये एक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स होता है जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस जिसका हम करते हैं। ठीक है, बाकी जो यूनिवर्स का पार्ट है वो उसकी सराउंडिंग बन जाती है, और जिसको हम कंसिडर करते हैं जिस पार्ट को यूनिवर्स को, वो सिस्टम कहलाता है, और बाकी चीज़ें उसके अलावा जो होती हैं वो सराउंडिंग बन जाती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि दूसरे अल्फाज में कि किसी जिस्म पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का जो वेक्टर सम है। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर सम इस्तेमाल किया गया है क्योंकि फोर्सेस जो है वो वेक्टर्स होती हैं। ठीक है, तो उनका सम करेंगे तो वो वेक्टर्स के ज़रिए ही, मतलब वेक्टर्स के रूल्स को फॉलो करके सम हम कैलकुलेट करेंगे, तो उनका सम जो है ना वो ज़ीरो होना चाहिए। मींस कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है ना जिस्म पर कोई भी मतलब कि एक्ट नहीं करनी चाहिए, फिर ही वो जिस्म एक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि समेशन एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि तमाम फोर्सेस का जो वेक्टर सम है, ठीक है, समेशन जो है वो सम को रिप्रेजेंट करता है, वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारी डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल है एन एप्पल ऑन द टेबल, its weight acts downward and a normal force is exerted by the table so that the apple do not drop। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। ठीक है, हम देखते हैं कि हम कोई सेब को जब टेबल पे रखते हैं, ये देखें, ये मैंने पिक्चर में भी दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे एक सेब रखा हुआ है टेबल के ऊपर। ठीक है, जो सेब है, एप्पल है, उसका वज़न जो है ना वो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एरो की वजह से नज़र आ रहा है आपको कि mg जो है वेट इसका वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, और उसका ये तो एक्शन है ना, तो रिएक्शन के तौर पर एक फोर्स जो है वो टेबल भी लगा रहा है ऊपर की जानब। ठीक है, इसको Fn बोलते हैं, यानी नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स ही वो फोर्स है जिसकी वजह से ये टेबल के ऊपर एप्पल टिका हुआ है, मतलब गिर नहीं रहा। ठीक है, ये उसको मतलब के रोके हुए है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होती हैं। जितनी फोर्स वेट की है, जितना वज़न है, उतनी ये फोर्स टेबल ऊपर की तरफ लगा रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। ठीक है, समेशन एफ इज़ इक्वल टू नॉर्मल फोर्स माइनस mg। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो हम देखें कि Fn की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसलिए ये पॉजिटिव आ गया। mg की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये इसलिए -7 लग गया। ठीक है, ये दो फोर्सेस ही फ़िलहाल इस पर अमल कर रही हैं। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F जो होता है वो ma के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस हैं, ऊपर नीचे हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर होगा भी तो वाई एक्सिस में होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ma लिखा है। ठीक है, न्यूटन के सेकंड कानून के मुताबिक हमने समेशन एफ इज़ इक्वल टू ma हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेब है वो ऊपर टिका हुआ है, बिल्कुल भी एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ay जो है, यानी इस सिमत में जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सारी ये टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो Fn माइनस mg इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से Fn बराबर हो जाएगा mg के। ठीक है, यही मैंने चीज़ आपको पहले भी बता दी है कि ये दोनों फोर्सेज जो है, नॉर्मल फोर्स और वेट की फ़ोर्स जो है वो दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूव भी कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है रबर बैंड एंड अ पेपर पैलेट। ठीक है, बचपन में हम लोग वो रबर बैंड एक लेके वो उंगलियों के इर्द गिर्द करके, तो उसमें वो कोई चीज़ फंसा के तो फेंकते थे, वो प्रेशर के साथ निकलती थी। ठीक है, ये उसकी एग्जांपल है। ठीक है, वो भी एक्विलिब्रियम की एक
एग्जांपल है, ठीक है। जब उसको स्ट्रेच करते हैं वो पेपर पैलेट डाल के, वो पेपर का छोटा सा पीस जो होता है हमारे पास, ठीक है, इतना सा, ठीक है, वो हम डाल के उसको पीछे की तरफ रबर बैंड को खींचते हैं, ठीक है। तो एक फोर्स तो जो मतलब टेंशन फोर्स होती है ना, जो रबर बैंड में होती है, ठीक है, और दूसरी फोर्स हम उस पर हाथ के ज़रिए रबर पैलेट से, मतलब के पेपर पैलेट से पकड़ के हम उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। एक वो फोर्स है और दूसरी फोर्स रबर बैंड में जो टेंशन की वजह से है, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, तो सिस्टम जो होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम में चला जाता है। मींस के कोई मूवमेंट नहीं होती, नेट फोर्स उस पर ज़ीरो होती है। लेकिन जैसे ही हम उसको रिलीज़ करते हैं, ठीक है, उसका जो पाथ होता है ना, वो इस तरह एक प्रोजेक्टाइल बना के वो मूव करता है। जो पेपर पैलेट होता है, जो पेपर का छोटा सा टुकड़ा होता है, वो इस तरह मूव करता है, ठीक है। जहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है ना उसका, ठीक है, वो वहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं होता, ठीक है। इक्विलिब्रियम में नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे वो हाईएस्ट पॉइंट पे उस पर ग्रेविटी अमल कर रही होती है नीचे की तरफ, ठीक है। ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही होती है, तो इसका मतलब है कि उस पर कोई ना कोई तो फोर्स अमल कर रही है। तो नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, उस पर ग्रेविटी अमल कर रही है, इस वजह से उसका जो मतलब कि इक्विलिब्रियम में नहीं होता जब वो हाईएस्ट पोजीशन पे जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है, ठीक है। ये चीज़ें पेपर में भी आ सकती हैं, एग्जांपल्स आपको पूछ सकते हैं, डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई एक हमारे पास एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उसका जो ATC टावर है, उसने कोई पोजीशन उसने उसकी नोट की है, ठीक है, पोजीशन नोट किया। उनके पास कोई प्रोसीजर होता है, वो रेज़ निकलती हैं फिर वापस आती हैं, उसके ज़रिए से वो कैलकुलेट करते हैं कि एयरक्राफ्ट की पोजीशन इस वक्त लोकेशन क्या है, ठीक है। उसी वजह से ATC टावर ने कोई पोजीशन उसकी मैयर की है, जिसका पोजीशन वेक्टर है R, ठीक है, जो कि नीचे इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। R = AT + BT³ I + CT² + DT4J, ठीक है। ये आप देखें कि XY में है, ठीक है, क्योंकि इसमें I J यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, XY में है, ठीक है, I और J। तो जो हमारे पास फोर्स आएगी वो भी 2 कोऑर्डिनेट्स में, I और J कोऑर्डिनेट्स में आएगी, ठीक है। तो हमने व्हाट फोर्स इज़ एक्टिंग अपॉन इट, तो हमने ये मालूम करना है कि उस पर फोर्स कितनी अमल कर रही है, ठीक है। ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। हमें एक एयरक्राफ्ट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, हमने उससे मालूम क्या करना है कि उस पर फोर्स कितनी अमल कर रही है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, इसका हम सलूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट फ्राम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो दूसरा कानून है उसके मुताबिक F = m है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है कि वो जो पोजीशन है हमें 2 कोऑर्डिनेट्स में दी हुई है, तो जो हम फोर्स है वो भी हमारी 2 कोऑर्डिनेट्स I और J में आएगी, ठीक है। इसलिए हमने MAI + MAJ, ठीक है, वेयर M रिमेन्स द सेम, ठीक है। मास तो उसका एयरक्राफ्ट का सेम रहेगा, ठीक है, उसका मास हमको दिया गया है M, ठीक है, वो सेम रहेगा। तो हमने सिर्फ एक्सेलरेशन, ये जो A है ना, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जैसा कि अगर R हमारे पास पोजीशन दी हुई, पोजीशन हमें मालूम हो, तो हम अगर उसका विद रिस्पेक्ट टू T डेरिवेटिव लें, ठीक है, तो वो हमारे पास वेलोसिटी आती है। अगर हम उसका वेलोसिटी का अगेन विद रिस्पेक्ट टू T डेरिवेटिव लें, तो हमारे पास वो एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने dr और dt, ठीक है, R का हमने विद रिस्पेक्ट टू T लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, A + 3BT², ठीक है। यहाँ पे हमने पावर रूल लगा दिया, T का डेरिवेटिव 1 था, पीछे हम देखते रहेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, जो रकम दी हुई है, हम ये उसको लेकर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे T था तो T का 1 आ जाएगा, यहाँ पे A बचेगा, यहाँ पे पावर रूल लगाया, 3 शुरू में आ गया, BT² बच गया, ठीक है, साथ I आ गया प्लस 2CT, ठीक है। यहाँ पे CT² था, तो ये पावर रूल यहाँ पे लगाया, यहाँ पे भी पावर रूल लगाया, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर दिया, ठीक है, ये पावर रूल होता है। तो साथ J वैसे ही आ गया, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T, तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ हम जानते हैं वैसे भी, तो इसका डबल डेरिवेटिव लिया ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे A जो है वो कांस्टेंट था, इसका 0 हो गया। यहाँ पे अगेन पावर रूल, पावर शुरू में 6BT, साथ I आ गया, प्लस यहाँ पे T का 1 आ गया, तो इसलिए 2C बच गया। यहाँ पे अगेन हमने पावर रूल लगाया, 3 शुरू में आया, 3 × 4 12 बन गया, DT² पावर में से एक कम कर दिया, साथ J आ गया, ये एक्सेलरेशन के बराबर है। अब ये जो कीमत हमारे पास आई है, ये वाली हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स जो आ जाएगी वो 6BT साथ M आ जाएगा, I, ठीक है, प्लस M आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ से ये वाली चीज़ यहाँ पे हमने लिखी, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू आई है ये उठा के आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। बाकी M साथ ये वाला वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेंशन का, ठीक है।
ये वो टेंशन नहीं है जो आप पेपर्स में लेते हैं, ये तनाव है, ठीक है, जो रस्सी में या किसी चीज़ को खींचने में, रबर बैंड में पैदा होता है, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन यू हैंग अ वेट फ्रॉम अ रोप, द रोप एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू द वेट इन एक्विलिब्रियम, ठीक है। जब भी आप कोई वज़न किसी रस्सी के साथ बांधते हैं, ठीक है, तो जो रस्सी होती है वो एक अपवर्ड फोर्स जो कि उस वज़न के बराबर होती है, ठीक है, वो एक्सर्ट करती है या लगाती है, ठीक है। तो वो सिस्टम जो है वो फिर एक्विलिब्रियम में चला जाता है, ठीक है। आपको पता है कि एक्विलिब्रियम में सारी फोर्सेस बराबर होती हैं, ज़ीरो उसका सम होता है, ठीक है। तो जितनी मतलब कि जितना उसका वज़न होगा, ठीक है, जो हमने रस्सी के साथ लटकाया है, उतनी उसमें टेंशन होगी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है ना वो डिफरेंट होगी। टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की जानब होगी जो रस्सी में है, ठीक है। जो मास है उसका वज़न जो है वो नीचे की जानब होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास सिस्टम एक्विलिब्रियम में चला जाएगा। दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। ये जो अपवर्ड सॉरी, ये जो अपवर्ड फोर्स है ना जो रस्सी में पैदा हुई है, ठीक है, इसको ही हम टेंशन कहते हैं। व्हेन टू पीपल पुल आ रोप फ्राम अपोजिट एंड्स द रोप एक्सपीरियंस टेंशन, ठीक है। जब दो लोग एक एक एंड से यानी दोनों सिरों से पकड़कर रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी में फिर भी टेंशन पैदा होती है, ठीक है। रोप्स कैन ओनली पुल नॉट पुश, ठीक है। ये एक असूल है कि जो रस्सियाँ हैं वो हमेशा पुल कर सकती हैं, यानी मतलब कि खींच सकती हैं, मतलब पुश नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब पुश नहीं कर सकती, पुल कर सकती हैं, ठीक है। पुश पुल का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम रस्सियों को, चीज़ों को खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ऑफ अ लाइट रोप बाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक लाइट रोप है, ठीक है। लाइट मीन्स के बिल्कुल हल्की सी रस्सी है कोई, ठीक है। उसका हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, हिस्सा, ठीक है। हमें एक रस्सी, हल्की सी रस्सी है, उसका एक हमें हिस्सा दिया गया है, ठीक है। तो उस पर क्या होगा कि मतलब हमने एक फ़ोर्स लगाई, ठीक है। फ़ोर्स लगाई है तो टेंशन T1 जो है वो इस तरफ होगी, ठीक है। उसका जो मास है रस्सी का वो m है, टेंशन T2 इस तरफ होगी, ठीक है। तो सेकंड लॉ, न्यूटन का जो सेकंड है वो क्या कहता है कि समेशन F इज़ इक्वल टू, ठीक है, m में, ठीक है। तो यहाँ पे T2 माइनस T1, ठीक है। T2 की डायरेक्शन इस तरफ है, T1 की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसलिए दोनों अपोजिट साइड्स पे हैं तो एक के साथ माइनस आ गया, ठीक है। ये इक्वल है ma के। लेकिन जो मास है हमारा, आपने वो पहले ही बताया है कि जो रस्सी है वो बिल्कुल हल्की है, बिल्कुल मासलेस है, यानी उसका मास तकरीबन ज़ीरो है, क्योंकि रस्सी जो है वो वेरी लाइट है, बिल्कुल मतलब कि हल्की सी है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि T2 माइनस T1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से T1 इस तरफ चला जाएगा तो T1 इज़ इक्वल टू T2 दैट इज़ इक्वल टू T, ठीक है। मीन्स के जो हल्की रस्सी होगी, जो मतलब कि बिल्कुल लाइट रोप होगी, उसमें जो टेंशन होगी ना वो हर जगह पे कांस्टेंट होगी। ये इस चीज़ का ये मतलब है, यानी T1 T2 यानी यहाँ पे भी उसकी सेम टेंशन होगी, यहाँ पे भी सेम टेंशन होगी, यहाँ पे भी टेंशन सेम होगी, उसको हमने जनरली T बोल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं एक मैसिव रोप, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास जो मैसिव रोप है तो हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि तो यहाँ पे हमने एक मैसिव रोप लटकाई हुई है, उसके साथ मास है, ठीक है, उसका वज़न mg है, टेंशन रस्सी में T है, ठीक है। तो हम देखेंगे समेशन F हमारे पास क्या होगा, T माइनस mg, ठीक है। T ऊपर की जानब है, mg नीचे की जानब है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये न्यूटन के कानून के मुताबिक ma/y, ठीक है, ये मतलब वर्टिकली है, तो अगर एक्सेलरेशन कोई होगा भी तो वो a/y की सिमत में होगा, ठीक है, y डायरेक्शन में होगा, इसलिए F इज़ इक्वल टू ma। लेकिन ये कोई भी एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये सिर्फ लटका हुआ है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, तो a/y ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे ये चीज़ सारी ज़ीरो हो गई, तो T इज़ इक्वल टू mg आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मैसिव रोप्स होती हैं वो उनमें जो होती है टेंशन वो हर जगह पे सेम नहीं होती। तो आप यहाँ से पिक्चर से भी देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसका, यहाँ पे मास्क लटका हुआ है, आप ये देखें यहाँ पे टेंशन कम होगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे टेंशन ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि द डायरेक्शन ऑफ टेंशन कैन बी चेंज बाय वाइंडिंग द रोप अराउंड अ पुली। ठीक है, हम जो टेंशन की डायरेक्शन होती है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको किसी पुली के इर्द गिर्द लपेट कर, ठीक है, रस्सी को पुली पे से गुजार कर हम उसकी टेंशन की जो डायरेक्शन है ना वो चेंज कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल जो है वो लेबर है जो मतलब वज़न खींचता है कोई, ठीक है, मतलब पुली पे लटका के एक जानब वज़न है, दूसरी तरफ से वो रस्से को खींच रहा है, ठीक है, तो वो जो टेंशन है मतलब वो डाइवर्ट हो जाती है दूसरी सिमत में। अगर वो उस पर मतलब वज़न से ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो वज़न ऊपर की जानब चला जाएगा, ठीक है, इस तरह का सीन है। दूसरी मिसाल इसकी है रस्सा कशी की मिसाल, ठीक है, जो हमारे स्कूल में अक्सर मुकाबले होते हैं, कंपटीशन होते हैं रस्सा खींचने के, तो इसमें भी यही मिसाल सादक आती है, ठीक है, कि जब स्टूडेंट्स एक दूसरे को मतलब सिरे से लड़कियां खींचती दूसरे से लड़के खींचते हैं तो मतलब वो जो फोर्स ज़्यादा लगाएगा वो अपनी तरफ खींच लेगा। फोर्स ज़्यादा कब लगेगी, जब आप ग्राउंड पर अपने जूतों से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जूतों से फोर्स ज़्यादा। इसी वजह से अगर आप किसी आइसी सरफेस पे हैं तो आपको ज़ोर लगाना मुश्किल हो जाएगा पाँव से, तो आप जो है वो मतलब रस्से को नहीं खींच सकते, तो आप गिर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन का, ठीक है। फ्रिक्शन इट इज़ अ फोर्स दैट अपोजेस एवरी टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, ये फ्रिक्शन एक फ़ोर्स है जो कि हर तरह की जो मोशन है उसको मज़ाहमत पेश करती है, उसके ख़िलाफ़ या उसको अपोज़ करती है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन अ फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन, ठीक है। ये हमारे पास कोई मास एम है, हमने इस सिमत में एक फ़ोर्स अप्लाई की, ठीक है, जो हमारी फ्रिक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन इसी सिमत में होगा, जिस सिमत में हमने फोर्स अप्लाई की है ना उसी सिमत में हमारा एक्सेलरेशन होगा, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये देखें, ये नॉर्मल फोर्स है ऊपर की जानिब और ये इस तरफ, ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे। तो इट इज़ परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल फोर्स, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द रफनेस ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस सीन बाय माइक्रोस्कोप, ठीक है। आप जिस सरफेस पे मास को मतलब फोर्स अप्लाई की है या उसको एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो उसके दरमियान जितनी ज़्यादा रफनेस होगी सरफेस के दरमियान और उस मास के दरमियान, उतनी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगी। यह रफनेस जो है वो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देख सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सुराख होते हैं, गड़े होते हैं बने हुए सरफेसेज में, जिसकी वजह से ये फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होती है। अगर वो सरफेस बिल्कुल प्लेन हो तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होगी। फ्रिक्शनल फोर्स इज़ इसको डिनोटेड बाई स्मॉल एफ ओवर एफ, ठीक है, कैपिटल एफ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। जितनी ज़्यादा नॉर्मल फोर्स होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज़ इक्वल टू म्यू के एन, ठीक है। यहाँ पे एन जो है वो हमारे पास एम जी के बराबर होता है, ये देखना, यहाँ से हम पिक्चर में देख सकते हैं कि जो एन और एम जी है वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से एन की वैल्यू हमने एम जी पुट कर दी, म्यू के इज़ इक्वल टू म्यू के टाइम्स एम जी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो म्यू के जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है विच इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस, ठीक है। काइनेटिक जिसकी वजह से मतलब मोशन की वजह से, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है जो कि मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट की सरफेस पे मतलब कि जो मोशन होती है उस वजह से जो कि फ्रिक्शन पैदा होती है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। द हैवियर समथिंग इज़ द ग्रेटर फ्रिक्शन, ठीक है। जितनी कोई चीज़ ज़्यादा हैवी होगी उसकी फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि n इज़ इक्वल टू एम जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्पिरिकल लॉ, ठीक है। एम्पिरिकल लॉ कौन से लॉ होते हैं जो एवरीवेयर ट्रू नहीं होते, जिस तरह के हमारे पास न्यूटन्स लॉज हैं वो हर जगह पे तकरीबन सही मतलब कि 99% उनकी एक्यूरेसी है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे वो स्पीड ऑफ लाइट को चीज़ें अचीव करती हैं, वहाँ पे नहीं वो मतलब सेटिस्फाई होते हैं, तो 99% है। एम्पिरिकल लॉज वो होते हैं जो कि मतलब हर जगह पे नहीं मतलब सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। जितने भी फ्रिक्शनल लॉज हैं, फ्रिक्शनल मतलब के रिलेटेड हैं, तो वो एम्पिरिकल लॉज हैं कि फ्रिक्शन जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करती सरफेस एरिया पे, ठीक है, नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन ये लॉज जो हैं वो एक टाइम आता है, एक उसकी मतलब लिमिट आती है, ये चीज़ें वो ओवर शूट कर जाती हैं, तो वो लॉज जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते, इसलिए इनको एम्पिरिकल लॉज बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स फ्रिक्शनल डायनेमिक्स है, ठीक है। ये हमारे पास एक मास एम है, ठीक है, मास एम है और इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी। ये देखें हमने म्यू के टाइम्स एन लिखा हुआ है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ
और वेट इसका जो है वो नीचे की तरफ होगा। तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को देखेंगे। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनका सम करेंगे, समेशन एफ एक्स। एक्स डायरेक्शन में एक ये फोर्स है एफ और ये फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये इस तरफ है तो हमने पॉजिटिव लगा दिया, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस आ गया इसके साथ। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक ये एम ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वाई डायरेक्शन में फोर्सेस। वाई डायरेक्शन में एक ये फोर्स है और एक एम जी फोर्स है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ है तो साथ पॉजिटिव आ गया, नीचे की तरफ है तो साथ माइनस एम जी आ गया। ये ज़ीरो के बराबर है क्योंकि आप देखें कि जो एक्सेलरेशन होगा वो इस तरफ में होगा, क्योंकि इस तरफ को फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, ऊपर की जानब तो कोई फोर्स नहीं है लग रही कि जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो, तो इसलिए ये ज़ीरो के बराबर है। तो यहाँ से n इज़ इक्वल टू एम जी आ जाएगा। तो आप देखें कि यहाँ से हमारे पास n की जगह पे हमने एम जी पुट किया, f वैसे ही आ गया, ठीक है। ये इक्वल टू एम ए आ गया, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन होती है? इट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी ऑन द सरफेस, ठीक है। ये फ्रिक्शन तब होती है जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर स्टेशनरी हो, साकन हालत में हो। इट इज़ नॉट फिक्स्ड फोर्स चेंज विद अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये कोई फिक्स्ड फोर्स नहीं होती और ये अपने आप को अप्लाइड फोर्स के मुताबिक एडजस्ट करती रहती है। दिस इज जस्ट लाइक इन द केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्सेप्ट, ठीक है। ये ऊपर वाली फ्रिक्शन जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसी की तरह का काम करती है, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि ये हमने चीज़ें देखें, ये वही चीज़ है, ठीक है। इस तरफ एफ अप्लाई की, इस तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ऊपर नॉर्मल नीचे एम जी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि फ्रिक्शन सिर्फ इसमें ये फ़र्क आता है कि एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है ना वो ज़ीरो है। यहाँ पे एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं था, यहाँ पे ज़ीरो है स्टैटिक फ्रिक्शन में, ठीक है। तो इस सिमत में हम फोर्स लगाते हैं, लेकिन साकन हालत की वजह से फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होती है तो वो एक्सेलरेशन नहीं होता, कोई भी चीज़ मूव नहीं करती, ठीक है। तो ए एक्स हमारे पास ज़ीरो है। तो हम सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस देखेंगे, वो ये है, एक एफ़ है और दूसरी सिमत में माइनस एफ है, ठीक है। वो ज़ीरो के इक्वल है क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है। एम ए इज़ इक्वल टू एम ए आएगा ना, तो एम ए की वजह से ए जो है वो ज़ीरो है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से एफ़ इज़ इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। वाई डायरेक्शन में हमारे पास दो फोर्सेज हैं, नॉर्मल फोर्स और एम जी। ये भी हमारे पास ज़ीरो है क्योंकि नॉर्मल इसमें भी कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, ये भी ज़ीरो के बराबर है। एम ए वाई भी हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। तो यहाँ से एन इज़ इक्वल टू एम जी। मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स दैट स्टैटिक फ्रिक्शन कैन गिव, ये हमारे पास, ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम कितनी फोर्स दे सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स दे सकती है। वो हमारे पास म्यू एस टाइम्स एन के बराबर है। यहाँ पे म्यू एस जो है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। ये कुछ नोट्स हैं आगे के, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा लेस देन होती है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से, ठीक है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, फ्रिक्शन को आप कैसे कम कर सकते हैं? सरफेसेस जिस पर वो चीज़ें मूव कर रही हैं उनको प्लेन बना दें, ठीक है, और उनके दरमियान आइलिंग या ग्रीसिंग कर दें तो भी फ्रिक्शन कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, बिटवीन द ट्रेन टायर्स एंड रेलवे ट्रैक, ठीक है। ये कहाँ पे पाई जाती है? जो ट्रेन के टायर्स हैं और रेलवे के ट्रैक के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है। इट इज़ मच लेस दैन काइनेटिक एंड स्टैटिक, ये बहुत कम होती है बनिस्बत काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शंस के। दैट्स वाई रेल वाज लेस फ्यूल, ठीक है। इसी वजह से रेलवे जो है वो कम फ्यूल को खर्च करती है क्योंकि फ्रिक्शन कम होती है, उसको ज़ोर कम लगाना पड़ता है, तो इसलिए लेस फ्यूल वो कंज्यूम करती है। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम है, मास ऑफ बॉक्स दिया हुआ है हमारे पास 2 kg, स्लाइड्स ऑन द फ्रिक्शन लेस फ्लोर, ठीक है। जिस फ्लोर पे ये स्लाइड किया है हमने, उसको खींचा है, वो फ्रिक्शन लेस है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ए फोर्स एफ एक्स, ठीक है, हॉरिजेंटल फोर्स हमने 10 न्यूटन की लगाई है, ठीक है। वो उसको एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो उसको एक्सेलरेट करवा रही है। हमने उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है और फोर्स ऑन बॉक्स के फोर्स ऑन बॉक्स हमने मालूम करनी है, ठीक है। ये वही चीज़ें हमने पीछे भी पढ़ के, नॉर्मल फोर्स ऊपर की जाना, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब इस तरफ होती है, लेकिन हमारे पास ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन कोई नहीं है, ये अप्लाइड फोर्स है और एम जी जो है इसका वेट है, ठीक है। सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को देखेंगे, समेशन एफ एक्स, एफ इज़ इक्वल टू एम ए एक्स बाई न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। क्योंकि जो एक्स, अगर हम एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को देख रहे हैं तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी एक्स डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है, साथ, इसलिए हम यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है समेशन एफ वाई हमारे पास क्या होगा? एन माइनस एम जी दैट इज़ इक्वल टू एम ए वाई। लेकिन देखें कि यहाँ पे ए वाई जो ऊपर की जानिब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये ज़ीरो है, तो यहाँ से हमारे पास एन इज़ इक्वल टू एम जी आ जाएगा, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, एन इज़ इक्वल टू एम जी आ जाएगा। और हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ से, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, वो हम अब फाइंड करेंगे, वो हमारे पास एफ ओवर एम हो जाएगा। तो हमारे पास वो 10 न्यूटन
फोर्स थी, 2 kg हमारे पास उसका मास था, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक है सॉरी हमारे पास एंगल ऑफ रीपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रीपोज क्या होता है कि द एंगल एट विच अ बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रीपोज, अल्फा इज़ एंगल ऑफ रीपोज। ठीक है, आप देखेंगे हमारे पास कोई चीज़ मतलब कि पड़ी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बुक है, उसके ऊपर हमने कोई प्लेट रखी हुई है, तो ऐसे हम बुक को ऊपर उठाते जाएंगे। ठीक है, तो एक टाइम आएगा वो जो प्लेट है ना बुक के ऊपर रखी हुई, वो इस तरह नीचे की तरफ सरकना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ उसी की को दिखाया गया है। ठीक है, सबसे पहले बुक इधर पड़ी हुई थी, फिर हमने एक एंगल के ज़रिए इसको ऊपर उठाना शुरू किया, तो ये जो मास था ऊपर ये सरकना शुरू हो गया। तो जिस एंगल पे ये मास जो है वो नीचे स्लाइड करना स्टार्ट होता है, उसी मतलब एंगल को हम एंगल ऑफ रीपोज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फोर्सेस को हम देखते हैं। इस तरफ जो है वो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है, इस तरफ जो ऊपर की जानिब नॉर्मल फोर्स mg जो है वो इसका यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये चीज़ अभी एक एंगल पे है। यहाँ पे इसका mg जो है वो सीधा नहीं होगा। पिछले केसेस में ये जो केसेस हमने पढ़े mg बिल्कुल नीचे की जानब होता है, यहाँ पे ये स्लाइड करने की वजह से mg इसका यहाँ पे आ गया। तो mg के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक x कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट हमारे पास एम जी कोस थीटा, वाई कंपोनेंट हमारे पास एम जी साइन थीटा। ठीक है, और ये अल्फ़ा जो है वो एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखते हैं कि नेक्स्ट एफ एस फोर्सेस को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, एफ एस जो है वो हो हमारे पास एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये एफ एस इस तरफ है और एम जी साइन थीटा इस तरफ है। ठीक है, ये दोनों मतलब कि एक के साथ माइनस आ जाएगा, तो ये ज़ीरो के बराबर है, तो इसलिए ये हमने डायरेक्ट एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। दूसरी हमारे पास फोर्स जो है वो एन इज़ इक्वल टू ये और इसका जो एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, एम जी का, वो आ जाएगा नॉर्मल इज़ इक्वल टू एम जी कॉज अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से हम एन को उठा के इधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर, मतलब दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा टैन अल्फ़ा बन जाएगा, एम जी से कट जाएगा। तो यहाँ से हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एफ एस इज़ इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। ठीक है, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास एफ एस है ओवर एन आ जाएगी, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, म्यू इज़ इक्वल टू टैन अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा टैन इनवर्स म्यू। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरी हो, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी कमेंट करें। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप हमारी मतलब कि मेहनत का सिला मतलब हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, ठीक है, तो काइंडली हमारे जो चैनल को है वो शेयर करें, फॉलो करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों में लाजमी इसको शेयर किया करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। ठीक है, ये लेक्चर देख के। दूसरा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ठीक है, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ जो है वो आपको टाइमली मिल जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।